आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। लेके हाजिर हूं आप लोगों के लिए आप सभी की फेवरेट क्लास जिसका नाम है मंजिल के करीब। और इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग बीते दिनों से पढ़ रहे हैं हमारी केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। ऑलरेडी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं उसके नाम मैं आपको पहले ही गो थ्रू करवा देता हूं, जिनमें से आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया गया था मैटर यानी कि पदार्थ। क्या होता है मैटर, कैसे बना है, इस दुनिया की क्या क्या मैटर्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होती है, प्लाज्मा क्या होता है और बीईसी क्या होता है, केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे थे। उसके बाद में हमने जाना कि फॉर्मेशन ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम लोगों ने बॉन्डिंग के बारे में जिक्र किया था कि जो मैटर है, पदार्थ है, वो बनता ही कैसे है, एक बॉन्डिंग के थ्रू। कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है, जिसमें से इंपॉर्टेंट मैंने आपको कोवलेंट और आयनिक बॉन्डिंग बताई थी, उसके एमसीक्यू भी आपको मैंने करवाए थे। आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूं कहूंगा कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की या इस सब्जेक्ट की जान है कहिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन काफी हद तक ज्यादा आते हैं। आज एक लेक्चर में ये पूरा हो पाना थोड़ा सा पॉसिबल कम है, क्योंकि इसके पार्ट बचते हैं, जैसे लाइक एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल हुआ या इसके स्ट्रक्चर हुए। हालांकि एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर ये दोनों मैं मर्ज करके करवा रहा हूं। यहाँ पे हमारे सिलेबस में एक एटम अलग दे रखा है और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग दे रखा है। इन दोनों को मैं मर्ज करके यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। हम लोग बीते लेक्चर्स में ये तो जान ही चुके हैं कि एटम क्या होता है। एटम को हम लोग हिंदी में परमाणु का नाम देते हैं, परमाणु कहते हैं इसे हम लोग। दुनिया का वो छोटा सा छोटा कण, इससे छोटा तो दुनिया में खैर कुछ होगा भी नहीं। सबसे छोटा पार्टिकल, अगर मान लेता हूं कि मेरे पास में पेन है, आपके पास में बुक है, या कोई भी चीज है, पानी का ग्लास है, कुछ भी चीज है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िएगा या आप कहिएगा माइक्रोस्कोप से देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? तो उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा अणु, मिलेगा अणु, यानी कि आपको मॉलिक्यूल मिलेगा उसके अंदर एक छोटा सा। अच्छा, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो मिल गया, ठीक है ये बात, लेकिन आपके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना अणु को भी तोड़ा जाए, यानी कि मॉलिक्यूल को भी और छोटा किया जाए। तो क्या वो और अंदर छोटा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो और छोटा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? परमाणु निकल के आएगा, एटम निकल के आएगा। ये दुनिया का सबसे छोटा कण होता है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। इसे नंगी आंखों से देखना तो दूर की बात है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, केवल इसके अंदाजे लगाए जाते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट में ही पता लगाया जा सकता है। नॉर्मली इसे किसी भी तरीके से नहीं देखा जा सकता। यह सबसे सबसे छोटा कण होता है आपका इस दुनिया में। अब ये एटम क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, इसे सबसे पहले इस एटम को डिवाइड किसने किया, इसके बारे में किसने बताया, कैसे कैसे हमारे जो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे जो है एटम से मिल मिल के कई सारे पार्टिकल तैयार हो गए हैं, कई सारे हमारे पास में जो है एलिमेंट प्रिपेयर हो गए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं, उसके कई सारे, क्यों कहिएगा आप लोग, पार्ट्स हैं। उसके आइसोटोप्स के कई सारे पार्ट जो हमारे एग्जाम में जैसे पूछ लेते हैं कि कैंसर में किसका यूज होता है, न्यूक्लियर प्लांट में कौन सा यूज होता है, या हमसे पूछ लेंगे कि आंख को ठीक करने में कौन सा यूज होता है, हड्डियों के कैंसर को ठीक करने में कौन सा यूज होता है। ऐसे आपसे बहुत सारे तरीके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हल्की फुल्की आपको थ्योरी बता देता हूँ, लेकिन ज्यादा पार्ट आपका जो रहेगा या ज्यादा आपको फोकस करना है वो एमसीक्यू पार्ट पे ही करना है। सबसे पहली बात कि एटम होता ही क्या है। एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण होता है, उसे हम एटम कहते हैं, यानी कि परमाणु कहते हैं। एटम मेक्स अप एवरीथिंग अराउंड अस। जो भी हमारे आजू बाजू दुनिया की कोई भी चीज बनी हुई है वो आपकी एटम की वजह से ही बनी हुई है, परमाणु की वजह से ही बनी हुई है। प्यारे बच्चों, आपकी एनसीईआरटी ही है एक प्रकार की, ठीक है। 8वीं 9वीं क्लास के जो एनसीईआरटी के अंदर जो मेन चीजें थी आपकी, मैंने वो यहाँ निकाल के रखी हुई है। मॉलिक्यूल्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए कि जो अणु होता है, अणु की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होती है कि वो कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम होता है, मतलब बहुत सारे एटम मिलके ही आपका जो है एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो सकता है। एलिमेंट आर ओनली वन टाइप ऑफ एटम। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या कि जो एलिमेंट होता है यानी कि जो तत्व होता है उसके अंदर केवल एक ही प्रकार का एटम होता है, एक ही प्रकार का अणु होता है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा।
एलिमेंट की डेफिनेशन यही होती है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल या सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं उसे ही एलिमेंट कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सोना है, सोने के अंदर थोड़ी चांदी मिली हुई है, थोड़ा सा उसके अंदर लोहा मिला हुआ है, थोड़ा सा उसके अंदर पित्तल मिला हुआ है, ऐसा तो नहीं है। सोना है तो सोने जैसा ही एलिमेंट है सारे सारे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जैसा ही होगा, हीलियम है तो हीलियम जैसा ही होगा। तो एलिमेंट हमारे पास में अब तक मैंने आपको बताया कितने हैं, 118 एलिमेंट है। और 118 तत्वों की बात अगर करो तो सभी एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने हुए हैं। वो मतलब क्या, जैसे एक ही प्रकार, सारे एक ही प्रकार के नहीं है। जैसे कोई अकेला हीलियम है तो वो अपना अलग ही प्रकार का है, उसमें सारे हीलियम जैसे ही एटम है आपके। और आपका क्लोरीन है तो क्लोरीन ही टाइप का होगा, नियॉन है तो नियॉन ही टाइप का होगा। ये वाली बात है आपकी। कंपाउंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। हाँ, एलिमेंट और कंपाउंड में आप लोगों को जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था तभी बता दिया था मैंने कि कंपाउंड का मतलब क्या है, टू और मोर मॉलिक्यूल जब फॉर्म होते हैं, टू और मोर एटम, टू और मोर एलिमेंट जब मिलते हैं तो ही जाके आपका कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, H2O एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, CO2 इसका एग्जाम्पल दे दिया, NO2 इसका एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ठीक है, NO2 एग्जाम्पल दे दिया इसका, ठीक है। और इसका सॉरी N2O कह सकते हो आप लोग, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस होती है, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस जिसको हम लोग कहते हैं। दुनिया के कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप लोग, CaCO3 एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल ले लीजिएगा, H2SO4 एग्जाम्पल ले लीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ मर्जी एग्जाम्पल लीजिएगा, सारे के सारे क्या हैं आपके कंपाउंड। खाने वाला नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है आपका, ठीक है, Na2CO3, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग। कुछ मर्जी एग्जाम्पल लीजिएगा, सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ये कंपाउंड होते हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी आप थोड़ा सा केमिस्ट्री पे ध्यान क्यों दे रहे हो, मतलब शुरुआत में आप लोगों ने मंजिल की करीब जो क्लास है ये, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी आप थोड़ा केमिस्ट्री पे या साइंस पे थोड़ा सा ध्यान क्यों दे रहे हैं, इस मंजिल की करीब क्लास में केमिस्ट्री को ही क्यों पढ़ा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। क्योंकि इसमें मैंने आपको थंबनेल में ध्यान दिया होगा, आपने लिखा हुआ है कि टारगेट आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी लिखा हुआ है। अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वास्तव में, वैसे तो आपकी हर जगह ही साइंस काम आएगी, लेकिन एनटीपीसी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग तो मैं आपको बता देता हूं साइंस का बहुत अच्छा खासा पार्ट है। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लेवल ज्यादा होता है, क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस करके आप लोगों को मैं पहले ही पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में बायोलॉजी, बल्कि बाद में क्या, साथ के साथ ही मैं पैरेलल कोशिश करूंगा जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो आपकी साथ के साथ पैरेलल, वो साथ के साथ आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी चल रही है, ठीक है। आज शायद नहीं डाल पाया तो मैं, या देखता हूं अगर लेट तक डाल पाया तो डाल दूंगा, अदरवाइज कल तो मिल ही जाएगी आपको। तो ये मल्टीपल सेगमेंट्स है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जो आरआरबी के पेपर हैं उनके सेट्स भी जो हैं वो स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, पढ़ते रहिएगा, बस आप लोग अपनी लगन बनाए रखिएगा। एटम और एलिमेंट को दोनों को अगर हम लोग दोनों को एक साथ रख रहे हैं तो क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट, इन दोनों में अंतर क्या होगा। एटम मिक्स अप एलिमेंट, एटम से ही मिलके एलिमेंट बनता है, ना कि एलिमेंट से मिलके एटम बनता है आपका। टू बी एन एलिमेंट इट कैन ओनली हैव वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट अगर है ना वो आपका, तो उसके अंदर केवल एक ही प्रकार के जो है आपके एटम होंगे, सारे के सारे एक ही प्रकार के। द टर्म आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट कुड ऑल्सो बी रिटन एज ए पीरियोडिक टेबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ठीक है। अब देखो क्या है इसका मतलब, क्या टर्म बदल कैसे गई है। एटम जो है, एटम से मिलकर ये एलिमेंट बना है। वैसे पीरियोडिक टेबल में क्या लिखा होता है आपका, पीरियोडिक टेबल में ये लिखा होता है कि पीरियोडिक टेबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन उसकी जगह हम लोग ये भी तो लिख ही सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। क्योंकि अगर मान लेते हैं मेरे पास में हाइड्रोजन है, उसके बाद मेरे पास हीलियम है, लिथियम है, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या है आपके, हाइड्रोजन में अलग टाइप के एटम है, हीलियम में अलग टाइप के एटम है, लिथियम में अलग टाइप के एटम है, ठीक है। तो इनमें क्या है, अलग अलग टाइप के एटम्स वाली होगी ना आपकी ये, तो अलग अलग टाइप की एटम्स वाली पीरियोडिक टेबल को भी आप दर्शा सकते हो, यही इनका मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये अगर आपको दोबारा से एक बार रिवाइज कराऊं, रिकॉल कराऊं कि व्हाट इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल आर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, बहुत सारे एटम को मिला दो तो ही मॉलिक्यूल बनेगा। कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम को मिलाओ तो ही होगा आपका, ठीक है। तो यही बात आप एग्जाम्पल से याद कर सकते हो, ठीक है। अब एटम जो होता है, एटम के अंदर क्या होता है गुरुजी, तो अब एटम के अंदर 3 पार्टिकल आपको मिलेंगे, एक न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, मतलब पूरा ये एटम है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है।
अब ये बाहर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर क्यों काट रहा है, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे खैर इसी लेक्चर में आज। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन कोई ही चार्ज होता ही नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके पास में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आपके। मतलब हमारे पास में यहाँ पे 3 पार्टिकल है। एक पार्टिकल हमारे पास में कौन सा है, एक पार्टिकल है आपके पास में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक पार्टिकल कौन सा है आपके पास में, एक पार्टिकल है आपके पास में प्रोटॉन, ठीक है। और एक पार्टिकल कौन सा है आपके पास में, एक पार्टिकल है आपके पास में न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अगर मैं आपसे कहूं कि दर्शाते कैसे हैं, दिखाया कैसे जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है आपका E नेगेटिव से, प्रोटॉन को कैसे दिखाते हैं P पॉजिटिव से, और न्यूट्रॉन को कैसे दिखाते हैं N0 या N न्यूट्रल से दिखाते हैं। तब तक मैं आपको अगली बात बताता हूं, तब तक आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। इस पे तो खैर 0 है तो 0 ही चार्ज होगा, खैर कोई चार्ज होगा ही नहीं। वैल्यू बताइएगा आप लोग, ठीक है। आपको मैं हिंट देता हूं 10⁻⁻⁹ 10 ऐसा कुछ करके कुछ होगा, हिंट दिया है मैंने, पूरा बताइएगा आप लोग कितना होता है पॉइंटों में। अच्छा, इसके पास कितना चार्ज होता है, इसके पास में होता है आपका कितना, वो तो आप बता ही रहे हैं। खैर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये कौन सा चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इसके पास तो खैर कोई चार्ज होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है आपकी जे थॉमसन ने, ठीक है। किसने की है, जे थॉमसन ने। कब की है, 1897 में की है। अच्छा, प्रोटॉन की डिस्कवरी में कंफ्यूजन बहुत रहता है। एक तो नाम आता है आपके आगे गोल्डस्टीन का, ठीक है, एक नाम आता है गोल्डस्टीन का, एक नाम आता है आपका रदरफोर्ड का, ठीक है, रदरफोर्ड का। अब पेपर में किसको ठीक लगाएं सर हम लोग, गोल्डस्टीन लगाएं या रदरफोर्ड लगाएं। तो देखिएगा, गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन की डिस्कवरी की है, लेकिन रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नेम दिया है। प्रोटॉन की डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति गोल्डस्टीन है, और प्रोटॉन नेम देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, प्रोटॉन नामांकन जो किया है वो रदरफोर्ड ने किया है। इसकी की है आपकी चैडविक ने की है, और इसकी वैसे 1919 में हुई है खोज, और इसकी 1932 में हुई है चैडविक ने। इतनी बात आप जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मास किसके बराबर होता है, तो एक हाइड्रोजन का एटम लीजिएगा, उसका 1/1840वां भाग कर दीजिएगा आप लोग। कई जगह इसको 1/1837वां भाग भी लिखा होता है, ठीक है। आप पजल मत होइएगा, दोनों ही ठीक है, कोई गलत नहीं है। अगर पेपर में दोनों ऑप्शन आते हैं तो 37 लगा लीजिएगा, ये नहीं हो तो आप 40 भी लगा सकते हैं। हाइड्रोजन के एटम का 1/1837वां या 40वां भाग होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन के बिल्कुल बराबर है, ये भी हाइड्रोजन के बिल्कुल बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक एटम में किन 2 पार्टिकल का बिल्कुल सेम मास होता है, तो मास सेम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, इनमें कोई भी फर्क नहीं होता। क्या वैल्यू ऑफ मास बता सकते हैं क्या, आपको हिंट देता हूं, चलो 1.67 से वैल्यू स्टार्ट होगी, अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा। इसकी भी वैल्यू ऑफ मास बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ऑफ मास कौन सा होता है, कितना होता है आपका। मैंने आपसे पूछा कि वैल्यू ऑफ चार्ज भी बताइए और वैल्यू ऑफ मास भी बताइए आप लोग, ठीक है। तो इतनी बात आपको होपफुली समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है, खैर इसको तो हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जब जो है क्या है डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे पीरियोडिक टेबल बनी है, क्या चीज है हमारे, इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमने आगे क्या पढ़ना है, अब आगे मैं आपको बताता हूं आगे क्या पढ़ना है हमें। आगे की जो चीजें हैं हमारी, एटम जो है इसको डिस्कवर किसने किया है, इसको डिस्कवर किया है जॉन डाल्टन भाई साहब ने किया है, ठीक है। 1807 में इसको जो है सबसे पहली बार डिस्कवर किया है। तो ये एक छोटा सा सवाल जो आपको याद रखना है। अब मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। जब 19वीं शताब्दी खत्म हो रही थी, उस टाइम पे यूं कहिएगा जितने भी साइंटिस्ट थे जो कि इसके रिसर्च में लगे पड़े थे, उनके पास में बहुत बड़े बड़े चैलेंज सामने थे। बहुत सारे इनके पास में जो है एलिमेंट या चीजें मिल रही थी, लेकिन वो कैसे एटम को पता लगाए, कैसे एटम की स्टडी करे, इसके लिए जो है एक टाइमलाइन से अगर आप देखते हो तो सबसे पहले जो है आपके पास में टाइमलाइन में ग्रीक मॉडल आते हैं, 400 बीसी से भी पहले आते हैं आपके, ठीक है, जिसमें एरिस्टोटल के 4 एलिमेंट आए थे, ठीक है। उसके बाद में डाल्टन का मॉडल जो कि काफी हद तक सक्सेस रहा था, या यूं कहिएगा आप लोग एटम की डिस्कवरी ही यहाँ पे होगी थी। उसके बाद में जे थॉमसन 1897 में काफी हद तक सक्सेस। फिर आपका रदरफोर्ड का मॉडल आ गया था 1911 में, और प्रोटॉन वर्ड दे दिया गया था, या प्रोटॉन की डिस्कवरी 1919 तक जाके हुई थी आपकी। फिर आपका नील बोर का मॉडल आ गया था, उसके बाद में आपका वेव मॉडल वगैरह आ गए थे, आगे बढ़ते गए थे। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा या समझिएगा। बारी बारी समझते हैं हम लोग। एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी अगर आपसे पूछा जाए परमाणु की थ्योरी जो है किसने दी है, तो परमाणु का सिद्धांत, परमाणु की थ्योरी, ये सारी की सारी जॉन डाल्टन की दी गई है। इन्होंने कहा क्या था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ये जॉन डाल्टन की बात बता रहा हूं। इन्होंने कहा था कि जितने भी पदार्थ है दुनिया के वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं।
एटम ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक एलिमेंट के अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो एक समान होंगे। ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम। हर एक एलिमेंट के अंदर जो है वो अलग अलग एटम होंगे। एटम कैन एंगेज इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल परमाणु जो आपकी अभिक्रियाएं होती है, केमिकल की रिएक्शंस होती है, आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उसमें परमाणु हिस्सा लेता है, ठीक है, उसमें पार्ट करता है, एंगेज करता है वो। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये कहा कि परमाणु जो होता है वो ना ही तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता। एटम आर इनडिविजिबल। ये लास्ट वाली लाइन भी बिल्कुल ही खत्म हुई, आपकी गलत हुई, इनकी साबित हुई। और ये वाली लाइन में भी यहाँ पे शंका जाहिर होने लग गई, ठीक है। एनर्जी को हम लोग बना सकते हैं, ना ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस बात को खैर इन्होंने बाद में आगे जाके जो है काफी सारे साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन वगैरह आए थे, वहां तक हेल्प होगी थी। लेकिन ये लास्ट वाली लाइन जो इन्होंने कही थी कि एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब एटम के अंदर और कुछ होता ही नहीं है, इस बात को गलत प्रूव करने आए थे, ठीक है। कौन व्यक्ति आए थे? जे थॉमसन आए थे और वो अपना प्लम पुडिंग मॉडल लेके आए थे, यानी कि तरबूज वाला मॉडल लेके आए थे। इन्होंने कहा कि जो एटम होता है ना वो एक तरबूज का जैसा होता है, ठीक है, और एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि एटम के अंदर जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज के अंदर भरे हुए होते हैं, बीज भरे होते हैं आपके जगह जगह पे, वैसे ही एक एटम के अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। और बाकी का जो पार्ट है ना आपका, वो कौन सा है? वो आपका एक गिरी होती है, वो यूं मान लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इन्होंने भी पक्का नहीं कहा कि वो पॉजिटिव चार्ज है क्या, लेकिन कहता है मान लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो, ठीक है। सारा का सारा जो ये तरबूज के बीज है ये तो सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, बाकी गिरी बच गई वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। पक्का इन्होंने भी नहीं बताया। इनसे इनके चेले ने पूछा, रदरफोर्ड ने पूछा कि पक्का बताओ कि ये होता है कि नहीं होता, अगर होता है तो ये कैसे होता है, आप इसे फिक्स साबित करिएगा। तो ये इसे साबित नहीं कर पाए थे। फिर रदरफोर्ड भाई साहब आते, उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया। आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये। इन्होंने क्या किया, एक सोने की पत्ती ली। गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली इन्होंने? क्योंकि ये दुनिया में सबसे पतली की जा सकती है। इससे पतला या इससे ज्यादा डक्टिलिटी, इससे ज्यादा जो है आपकी मैलिबिलिटी वो किसी भी धातु की नहीं होती। मतलब क्या होता है कि इसको पीट पीट के आप लोग जो है बहुत ही पतला कर सकते हैं, इतना पतला कि इसको ट्रांसपेरेंट मेटल भी कह सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग 4 mm तक का भी पतला किया जा सकता है, 4 mm तक की शीट बनाई जा सकती है इसकी, ठीक है, 0.4 mm तक की शीट बनाई जा सकती है इसकी। बहुत ही छोटा इसे जो है हम लोग कर सकते हैं। और इसको पीट पीट के आप लंबी तार भी बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तक तार आप बना सकते हैं। 1 मिलीग्राम से 200 मीटर लंबी तक तार बना सकते हो आप। इन्होंने सोने की पत्ती ली, ठीक है, इसमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई। अब अल्फा क्या होता है सर? अल्फा होता है प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और ये क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल, याद रखिएगा। तो मान लेते हैं आप हीलियम लेते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है आपका, ठीक है, और हीलियम के अंदर 2 ही प्रोटॉन है, 2 ही न्यूट्रॉन है, और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों को हटा दीजिएगा, केवल हीलियम का न्यूक्लियस रखिएगा। न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। देखा कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल चक्कर काट गए, ठीक है, घूम गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे गए ही नहीं, वापिस ही चक्कर काट के आ गए आपके। ये देखिएगा आप लोग, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गोल्ड फॉइल पे, कुछ तो आपके सीधे चले गए, कुछ स्कैटर कर गए, कुछ जो है वो आपके वापिस ही मुड़ के आ गए सीधे सीधे, ठीक है। तो इससे इनको पता लगा कि जरूर जो एटम होता है ना आपका, वो पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं है। वैसे ना जे थॉमसन ने कहा था कि एक एटम सॉलिड पार्टिकल होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि एटम सॉलिड नहीं होता है, एटम होता है खोखला। उसके अंदर क्या है, एक आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें आपका प्रोटॉन भी है और उसमें न्यूट्रॉन भी है, और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है आपका चक्कर काट रहा है, ठीक है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो खैर इन्होंने नहीं बताया था, खैर यहाँ तक मैं बात करूंगा। इन्होंने कहा था बस एटम होता है, उसके न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो इनके बाद की बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। 1919 तक जाके प्रोटॉन मिला था, ये तो 1911 का ये मॉडल था आपका, ठीक है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं भरा हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहा है, अंदर इसके स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता? कहते मैंने भेजा था पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर गए, चला गया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर गए, चला गया। पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने से गया नहीं, इधर चक्कर काट गया, ये इधर घूम गया, और बिल्कुल सामने भेजा तो घूम के वापिस ही आ गया। तो जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके बारे में बताया किसने था? रदरफोर्ड ने बताया था। आप इन डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट्स आ गए आपके क्या कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बुलेट्स जो है वो सीधे सीधे पास हो गए थे। मैंने आपको ये भी बताया, ज्यादातर जो पास हो गए थे आपके, कुछ टिल्ट हो गए थे इस तरीके से, कुछ जो है वो वापस मुड़ के आ गए थे। तो यही पता लगा कि एटम का सारा वेट जो होता है वो किसके अंदर होता है आपका? वो होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर।
अगले साइंटिस्ट आते हैं बोहर साहब। इन्होंने कहा कि तुम कह रहे हो कि ये एक एटम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है सॉरी, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर ही क्यों काट रहा है, यहाँ क्यों नहीं आके गिर रहा? कौन सी इसकी बुआ बैठी जो यहाँ पे यूं चक्कर काटे जा रहा है, काटे जा रहा है? अंदर आके तो गिरना चाहिए ना, ये अंदर आके क्यों नहीं गिर रहा? ये बताओ अंदर आके क्यों नहीं गिर रहा? तो इसके पास में इसका कोई जवाब नहीं था। अच्छा, यहाँ ही चक्कर क्यों काट रहा है, यहाँ क्यों नहीं काट रहा, यहाँ क्यों नहीं काट रहा, ये भी जवाब नहीं था। तो बोहर भाई साहब ने 1913 में ये कहा था कि जो एटम होता है उसके पास में एक स्टेबल एनर्जी होती है आपकी, ठीक है, और उसी एनर्जी की वजह से वहां पे रोटेट कर पा रहा है। जैसे एक फोर्स भी होते हैं दो टाइप के, एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल लगता है अंदर की तरफ, फ्यूगल लगता है बाहर की तरफ। मैंने इसे ऐसे याद कर रखा है, पिटल मम्मी पीट पीट के अंदर लाती है तो अंदर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फूंक मार के आप चीजों को बाहर फेंकते हैं तो ये बाहर की तरफ लगता है आपका। उन दोनों फोर्सेस की वजह से, जैसे हमारी धरती कभी सूरज में जाके नहीं गिरती है, स्टेबल है, दुनिया के जितने भी ग्रह हैं वो भी स्टेबल हैं, तो ऐसे ही स्टेबिलिटी जो है बनी हुई है सोलर सिस्टम में, वैसी की वैसी स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे बनी हुई है आपकी। इन्होंने सेल्स के बारे में भी बताया, फिर KLMN सेल के बारे में भी बताया, ठीक है, कि कौन कौन सी सेल होती है। यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था 2n² का, ठीक है। अब 2n² का फॉर्मूला दिया था, इस फॉर्मूले में पुट कर करके वैल्यू को देखा जाए आपका, तो 2n, n की वैल्यू 1 रखी तो पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, फिर आपकी 32। हालांकि यहाँ पे जो है एक आपकी सब सेल भी होती है जिनको हम लोग SPDF के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे S में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब, अच्छा यहाँ पे S भी आएगा, P भी आएगा, तो इसमें 2 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे S भी आएगा, P भी आएगा, D भी आएगा, तो 2 6 6 और 2 8 तो हो गया आपके, बाकी कितने बच गए? 10 हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे S भी है, P भी है, D भी है और F भी है, 2 6 10 तो हो गए, बाकी कितने बच गए? 14 और बच गए आपके, ठीक है। तो ऐसे इनकी कॉन्फ़िगरेशंस होती है। S की शेप स्फेरिकल होती है, P की शेप ऐसे आपकी डंबल टाइप से होती है, इसकी जैसे डबल डंबल टाइप की होती है आपकी इस टाइप से, और इसकी कॉम्प्लेक्स शेप होती है आपकी F की, ठीक है। तो ये चीजें भी आप छोटी छोटी तरीके से याद भी कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात अगर करूं मैं, तो एटॉमिक नंबर वगैरह आप कैसे दिखाते हैं, तो जैसे मान लेते हैं X जो है एक एलिमेंट है ये, ठीक है। जो नीचे पैरों में लिखा जाता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर है। मास नंबर क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दो तो मास नंबर है। आपसे पेपर में पूछा जाए मास नंबर को किससे दिखाते हैं? A से दिखाते हैं, और एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं हम लोग? Z से दिखाते हैं। ये परमाणु संख्या है, ये परमाणु द्रव्यमान है आपका, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दो, और एटॉमिक नंबर जो है वो केवल प्रोटॉन ही होते हैं आपके, याद करना। वैलेंसी क्या होती है? आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। ये तो बात आपको पता ही है। जैसे हाइड्रोजन कोई भी एलिमेंट हो उसका आउटर मोस्ट सेल, कल मैं आपको पढ़ा ही रहा था वैलेंसी के बारे में। जैसे कोई भी चीज आप पढ़, ऑक्सीजन की बात कर देता हूं, 2 और 6 की बात कर रहे हो तो 8 हुआ, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके बाहर जो पड़े हैं इसके, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है, ठीक है। और मास नंबर भी आपको मैंने बता दिया क्या होता है। एटॉमिक नंबर तो केवल प्रोटॉन की संख्या, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है आपकी। अब इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। इसमें क्या होता है आपका? सेम एलिमेंट के अंदर बात कर रहा हूं, एलिमेंट सेम होगा, एटॉमिक नंबर तो इनका जो है आपका सेम होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा इनका, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा आपका, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, एक ही एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है, लेकिन इसका मास नंबर H1 होता है आपका, H1 लिख दिया। इसके मास नंबर में 1 2 3 है। इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाम से हम लोग पुकारते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा कि जिसके अंदर सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट जो है सॉरी सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। कार्बन की बात करते हैं, 6 है, कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, ठीक है, लेकिन इसका जो है 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है आपका, याद रखिएगा। तो ये जिसके अंदर सेम तो आपका एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो, वही आपका क्या होता है? आइसोटोप यानी कि समस्थानिक होता है। बहुत जगह पे इनके यूज होते हैं, आपके पेपर में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे कि हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं, एज ए फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कोबाल्ट 60 इसका कैंसर के इलाज में यूज करते हैं। आयोडीन 131 का यूज करते हैं हम लोग ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए। कार्बन 14 का यूज करते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म चेंजेस फॉर पेशेंट, या जो डायबिटीज वगैरह होती है आपकी, जो एनीमिया वगैरह होती है उसके बारे में पता लगाने के लिए। कार्बन 11 का हम लोग यूज करते हैं ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए। सोडियम 24 का यूज करते हैं ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए,
थैलियम 201 का यूज करते हैं हम लोग, इसलिए हार्ट टिश्यू को जो कोई डैमेज हो रखे हैं उनका पता लगाने के लिए या ट्यूमर वगैरह का पता लगाने के लिए। टेक्टेनियम 99M का यूज करते हैं ब्रेन ट्यूमर को अगर पता लगाना हो, ठीक है, या हार्ट की सेल वगैरह के बारे में पता लगाना हो तो। कार्बन 14 का यूज करते हैं हम लोग जीवाश्म चीजों का पता लगाने के लिए, जैसे हड़प्पा सभ्यता वगैरह उनका। फास्फोरस 32 और 33 का यूज करते हैं हम लोग जेनेटिकल रिसर्च के लिए, हड्डियों वगैरह के कैंसर में भी इसका यूज कर लेते हैं। सेलेनियम 75 का यूज करते हैं प्रोटीन की स्टडी के लिए। स्ट्रॉन्सियम 85 का यूज करते हैं हम लोग बोन फॉर्मेशन की स्टडी करने के लिए। हाइड्रोजन 3 ट्रिटियम जो होता है आपका, ये लाइफ साइंस की स्टडी करने के लिए, ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके बारे में पता लगाने के लिए। अमेरिकम 241 का हम लोग यूज करते हैं स्टील या पेपर वगैरह है उनकी, या यूं कहिएगा डिटरमाइन लोकेशन ऑफ ऑयल वॉल, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए। कितना जो स्टील है उसकी मोटाई है उसके बारे में पता लगाना हो। सोडियम 24 आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन एक इसका यूज और भी होता है कि जैसे कोई गैस पाइपलाइन वगैरह या लिक्विड की पाइपलाइन लीकेज हो जाए उसका पता लगाने के लिए। इरिडियम 192 का पता लगाते हैं बॉयलर और एयरक्राफ्ट पार्ट को जो है उनके टेस्टिंग वगैरह के लिए। यूरेनियम 235 का यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और कैलिफोर्नियम 252 का यूज करते हैं मॉइस्चर वगैरह के बारे में पता लगाने के लिए, किसी बिल्डिंग के अंदर नमी वगैरह आ जाती है उसके बारे में पता लगाने के लिए। ऐसे एक आइसोबार भी होते हैं, समभारिक होते हैं, उल्टे होते हैं ये आपके। एटम में डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं बट सेम मास नंबर होते हैं आपके, ठीक है। जैसे कैल्शियम है, ठीक है, और एक आपका आर्गन होता है, ठीक है। अब इनका क्या मास नंबर तो दोनों का ही 40 है, ठीक है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है आपका। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो 20 होता है और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, ठीक है। ऑर्गन जो है और एक आपका कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर इसका 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन इसका मास नंबर दोनों का क्या है आपका 40 है। तो सेम मास नंबर होगा लेकिन डिफरेंट जो है आपका क्या होगा एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप से थोड़ा सा उल्टा होता है बस। एक आइसोटोन भी होता है, एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके अंदर न्यूट्रॉन सेम होते हैं ना, वही आपका क्या होता है, वही आपका होता है आइसोटोन, ठीक है। जैसे मास नंबर भी अलग होगा, एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, लेकिन न्यूट्रॉन दोनों के अंदर जो है सेम होना आपका। इंपॉर्टेंट आपका आइसोटोप ही है, बाकी दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यू पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चलिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने खोजा बताइए आप लोग, बहुत अच्छे से पता है आपको, जे थॉमसन ने खोजा था, 1897 के अंदर खोजा था आपका, ठीक है। सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा इसका। विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। अभी मैंने आपको बता के हटाऊं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, यूरेनियम 235 यूज करते हैं, ए ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। Why the Thomson model of an atom is failed? थॉमसन मॉडल जो है वो फेल क्यों हो गया था भाई, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये बता नहीं पाया था, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है, इसी वजह से फेल हुआ था वो आपका, ठीक है। इट डिड नॉट टेल अबाउट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो बताया था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी यहाँ पे। इट डिड नॉट गिव द आइडिया ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, एनर्जी के बारे में कहां बताया था, एनर्जी लेवल के बारे में तो नील बोर ने बताया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। इट एक्सप्लेन द एटम ऑफ होल टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हाँ, एटम के बारे में इन्होंने थोड़ा बता दिया था कि ये पूरा का पूरा जो है वो भरा हुआ होता है आपका इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हुई। जो क्वेश्चन पूछा है इसका सही जवाब रहेगा 1 और 3, ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी, केवल 1 और 3, ठीक है, बोथ 1 और 3 इसका आंसर सही रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड ने जो अभी अल्फा पार्टिकल लिए थे कहां से लिए थे, हीलियम का न्यूक्लियस लिया था, मैंने आपको बता ही दिया ये तो। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन अबाउट केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर, कल आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग वगैरह के बारे में बताया था, तो कैसे पता लग रहा था, वैलेंसी से पता लग रहा था ना, ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट से ही पता लग सकता है आपका ये। व्हाट Which of the following does not match the characteristics of isotope? आइसोटोप की कौन सी characteristics जो है वो मैच नहीं करती है। आइसोटोप सम एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, सही बात है। आइसोटोप आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आइसोटोप विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं आपके, इसमें थोड़ी सी शंका हमें नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद में जो है हमारे पास में आइसोटोप डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ, ये तो बिल्कुल हो सकता है आपका। आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी बिल्कुल ठीक है। शंका किसमें नजर आ रही थी हमें, इसमें ही, तो यही गलत हुआ आपका, ठीक है। आइसोटोप के अंदर जितने भी होंगे अलग अलग होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी तो केमिकल सेम ही होगी ना, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या हो सकती है, ठीक है। एलिमेंट रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग परमाणु तत्व ऐसे कैसे हो सकते हैं आपके, ठीक है। आइसोटोप आर डिफरेंट एटम एलिमेंट नहीं होते आपके। Which of the following two will be chemically more reactive, सल्फर और एटॉमिक नंबर 16 और क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 है।
ये हमसे पूछ रहा है कि सल्फर और क्लोरीन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। जाहिर सी बात है क्लोरीन होगा, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा ही रिएक्टिव होगा आपका, तो क्लोरीन इसका आंसर सही रहेगा हमारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट द इलेक्ट्रोवैलेंसी, कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंसी जिसके अंदर नहीं होती है आपकी। ठीक है, नहीं होती तो कार्बन के अंदर नहीं होती है आपकी। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है आपका, 2 और 4। ठीक है, कहां वैलेंसी है, जरूरत ही नहीं पड़ती इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एक परमाणु के संरचना के बारे में अगर बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी। द होल मास ऑफ एन एटम, पूरा का पूरा एटम का द्रव्यमान जो है क्या वो न्यूक्लियस में होता है क्या, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। द एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल, नहीं जी ये गलत है आपका। परमाणु एक अविभाज्य कण है, ऐसे कैसे, जॉन डाल्टन इसीलिए तो फेल हुआ था। इसको विभाजित कर सकते हैं ना आप लोग, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हालांकि ध्यान रखिएगा अकेला इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, अकेला प्रोटॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, अकेला न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन डिवाइड तो कर सकते हैं ना हम लोग। द एटम एज ए होल इज न्यूट्रियल, ठीक है ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पूरा एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, आपका पूरा एटम को अगर माना जाए तो एक आपका जो है परमाणु तटस्थ होता है आपका। ऑल द एटम आर स्टेबल इन द बेसिक स्टेट, नहीं सारे के सारे एटम स्टेबल नहीं होते हैं अपने बेसिक स्टेट में। ठीक है, ये भी गलत हुआ आपका, तो सी ऑप्शन सही हुआ। दूसरा और चौथा जो है इसका आपका वो गलत रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन दूसरा और चौथा जो है इसका गलत रहेगा आपका। किस वैज्ञानिक ने नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा यानी कि फिक्स एनर्जी लेवल बताया था, नील बोहर ने बताया था। फिक्स क्वेश्चन है आपका याद करने वाला। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोबार, आइसोबार क्या होता है, समभारिक। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम ही होगा आपका, यही दिख रहा है आपको, बाकी तो नहीं दिख रहा। बी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड बात करें तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल से बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है भाई। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि अल्फा कणों में से कुछ सोने की पन्नी के मारने के बाद पलटाव करते हैं। मतलब अल्फा पार्टिकल की बात क्या है कि अल्फा पार्टिकल रीबाउंड आफ्टर हिटिंग द गोल्ड फॉइल, नहीं ये गलत है। ठीक है, गोल्ड फॉइल का उनका कोई लेना देना था, उनका तो लेना देना किसी एटम पार्टिकल से था। सम ऑफ पार्टिकल डिफेक्टेड फ्रॉम पाथ, हाँ अपने रास्ते से भटक रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। सम ऑफ पार्टिकल नॉट पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, कुछ पार्टिकल उससे पास ही नहीं हो रहे थे, वापिस चक्कर काट के आए थे, बिल्कुल ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट, कुछ पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए थे, हाँ जी ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल ठीक है। सोने की पत्ती को टकराने वाला तो कोई सिस्टम था ही नहीं यहाँ पे। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज में किसका यूज करते हैं, अभी आपको बताया मैंने, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं हम लोग। डी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। ठीक है, वाई डू द मोस्ट एलिमेंट ट्राई द पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर ज्यादातर जो है पार्टिकल आपके हिस्सा क्यों लेते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं भाई आपका, टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, हाँ जी ये ठीक है आपका। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, हाँ जी ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, टू कंप्लीट देयर इनर सेल्स, ना जी ये गलत है आपका। दूसरा और तीसरा ठीक रहेगा आपका। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बस इतना ही था हमारा लेक्चर आज का। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चीजों को समझ में आया होगा, एक बार फिर देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।